हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस लेजर। तो लेजर क्या है? लेजर जैसे हम सुनते हैं कि लेजर, तो हमारे दिमाग में क्या ख्याल आता है? हम सोचते हैं कि जो मार्केट में चाइनीज टॉर्च मिलती है छोटी सी, दैट इज लेजर। अगर भाई थोड़ी देर के लिए हम मान लें कि वो जो चाइनीज टॉर्च मिलती है मार्केट में ये ही लेजर है, तो ये टॉर्च क्या है? टॉर्च एक डिवाइस है। जैसे इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे एक बटन होता है, स्विच को क्या करते हैं, ऑन करते हैं, तो सेल से क्या होती है, लाइट ट्रांसफॉर्म होती है, और लाइट को ट्रांसफॉर्म करके हमें क्या मिलती है, हाईली इंटेंस लाइट मिलती है। तो लेजर क्या हुआ, ये जो टॉर्च है, ये टॉर्च क्या हुई, ये टॉर्च आपकी एक डिवाइस हुई। इट इज ए डिवाइस विच प्रोड्यूस, जो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हाईली इंटेंस, मोनोक्रोमेटिक, हाईली कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट को डेवलप कर रहा है। तो लेजर बेसिकली क्या हुआ, लेजर एक डिवाइस हुआ जो लाइट को क्या करता है, एम्पलीफाई करके क्या मिलती है हमें, हाईली इंटेंस, हाईली मोनोक्रोमेटिक और हाईली कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट मिलती है। तो लेजर क्या है? लेजर इज ए डिवाइस विच प्रोड्यूस हाईली इंटेंस, हाईली कोहेरेंट एंड यूनिडायरेक्शनल बीम ऑफ लाइट। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, लेजर इज ए डिवाइस विच प्रोड्यूस्ड हाईली इंटेंस, unidirectional, coherent and a strong beam of light. It stand for, इसकी पूरी फॉर्म क्या होती है? It stand for light amplification by stimulated emission of radiation. तो लाइट का एम्पलीफाई करना किसके प्रोसेस के द्वारा? स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। यानी कि रेडिएशन को, लाइट के रेडिएशन को स्टिमुलेटेड एमिशन के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, एम्पलीफाई कर रहे हैं, वो ही लेजर है। इसका बेसिक प्रिंसिपल किस पे डिपेंड है? इट डिपेंड्स अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन। तो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? स्टिमुलेटेड एमिशन। तो यहां से हमें क्या क्लियर होता है कि लेजर क्या है? लेजर एक डिवाइस है जो हाईली इंटेंस, हाईली मोनोक्रोमेटिक, यूनिडायरेक्शनल एंड हाईली कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट को डेवलप करता है। इट स्टैंड फॉर light amplification by stimulated emission of radiation and it's based upon the principle of stimulated emission। ये तो सिंपल एक हमारा क्या हो गया, लेजर आ गया। अब ये स्टिमुलेटेड एमिशन क्या है? तो सबसे पहले 1917 में हम किसको डिस्कस करने जा रहे हैं, अब स्टिमुलेटेड एमिशन को। तो 1917 में आइंस्टीन एक अपनी ब्लैक बॉडी चैम्बर में जो इक्विलिब्रियम को डेवलप कर रहे थे बिटवीन मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बीच में क्या डेवलप कर रहे थे, वो एक इक्विलिब्रियम को डेवलप कर रहे थे ब्लैक बॉडी चैम्बर में। तो हमारे पास दो ही सिस्टम थे उस टाइम तक। क्या था कि लाइट रेडिएशन को एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब करके कहां जाए, हायर एनर्जी स्टेट में जाए, और हायर एनर्जी स्टेट में लाइफ टाइम कितना होता है, 10⁻⁻8 सेकंड तक रुके, और फिर कहां जंप कर जाए, आपकी ग्राउंड स्टेट में आ जाए। तो वहां पर आइंस्टीन को इक्विलिब्रियम डेवलप नहीं हुआ। तब वहां पर उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि यहां पर एक और प्रोसेस भी होगा, जिससे हम इन दोनों ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड, यानी कि हम मैटर और इलेक्ट्रोडायनेमिक के बीच में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बीच में इक्विलिब्रियम डेवलप कर पाए। तो बाद में जाके उन्होंने तो प्रेडिक्ट कर दिया, लेकिन बाद में जाके वही प्रोसेस किस नाम से जाना जाता है, स्टिमुलेटेड एमिशन। किस नाम से जाता है, स्टिमुलेटेड एमिशन के नाम से। फिर 1954 में इसी स्टिमुलेटेड एमिशन को यूज करके मेजर आया। मेजर क्या था, माइक्रोवेव एम्पलीफायर। मेजर क्या था, माइक्रोवेव एम्पलीफायर 1954 में आया। किसको यूज करके, स्टिमुलेटेड एमिशन को यूज करके। लेजर से पहले क्या आया, मेजर, जो कि किस पे बेस्ड था, स्टिमुलेटेड एमिशन पे। फिर 1960 में आपका क्या आया, लेजर आया। पहला लेजर आपका कब आया, 1960 में। किसने दिया, टी.एच. मेमैन ने 1960 में आपको फर्स्ट लेजर दिया। तो इस लेजर को समझने के लिए और स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन क्या है, इसको समझने के लिए पहले हम डिस्कस करते हैं बोहर थ्योरी। तो बोहर थ्योरी क्या कहती है, सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे हम, बोहर क्वांटाइजेशन रूल। तो बोहर क्या कहता है, बोहर के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस के चारों तरफ, ये न्यूक्लियस है, डिस्क्रीट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। ये क्या कर रहे हैं, मान लो ये E1 है, ये E2 है
और ये, यानी कि डिस्क्रीट एनर्जी लेवल है जिसमें क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन और रिवॉल्व कर रहे हैं। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है उसे क्या बोलते हैं हम, फ्री इलेक्ट्रॉन, और जो इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, बाउंड इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम क्या करते हैं, इस पर कोई भी रेडिएशन डालते हैं, कोई भी रेडिएशन डालते हैं। तो सबसे पहले रेडिएशन डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करते हैं और हायर एनर्जी स्टेट में जाते हैं। इसको समझने से पहले हम समझते हैं कि भाई कि जो हम रेडिएशन ये डाल रहे हैं, जो ये हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर इन्हें ज्यादा एनर्जी दे देंगे तो इसे सरफेस को छोड़कर एमिट हो जाते हैं, वो अलग बात है। हम किसकी बात कर रहे हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, बाउंड। तो ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, किस में रिवॉल्व कर रहे हैं, बोहर क्या कहता है, बोहर कहता है कि डिस्क्रीट एनर्जी लेवल में रिवॉल्व करते हैं। तो डिस्क्रीट का मतलब क्या है, डिस्क्रीट का मतलब क्या है, डिसकंटिन्यूअस, यानी कि किस ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस यानी कि डिसकंटिन्यूअस कैसे, मान लो E1 इक्वल टू आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, E2 इक्वल टू कितना है आपका 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और E3 आपका 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये तो डिफरेंट एनर्जी लेवल हो गए। तो इसको क्या बोलेंगे हम, कंटिन्यूअस एनर्जी लेवल। इस लेवल को क्या बोलेंगे हम, कंटिन्यूअस एनर्जी लेवल। लेकिन अगर यही इस तरह से हो, E1 इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, लेकिन E2 इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, और E3 इक्वल टू आपका 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, तो इन एनर्जी लेवल को क्या बोलेंगे हम, डिस्क्रीट या डिसकंटिन्यूअस एनर्जी लेवल। तो एनर्जी लेवल इस तरह से होते हैं आपके। तो ये जो आपकी डिफरेंट ऑर्बिट है जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, इन्हीं ऑर्बिट को लेजर में हम क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल। यानी कि अगर ये E1 है तो हम E1 को इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे, और ये E2 है तो E2 को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। E1 की एनर्जी हमने कितनी ली है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और E2 की कितनी ली है आपने, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि जो ये इनर आपकी ऑर्बिट है, ये क्या है, ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट को ही क्या बोलते हैं हम, एनर्जी लेवल बोलते हैं। अब आप इसको एनर्जी दे रहे हो, तो इनर वाला इलेक्ट्रॉन मान लो इसको यहां पहुंचाना है आपको, ये यहां जंप करेगा, तो इसको कितनी एनर्जी दोगे कि यहां पहुंच जाए। मान लो आपके हाथ में एक बॉल है, क्रिकेट खेल रहे हो तो आप बॉल को फेंकते हो तो कहां, विकेट तक पहुंचनी चाहिए, इतनी एनर्जी से फेंकते हो। बास्केटबॉल खेल रहे हो तो क्या करोगे आप, उसको इतनी एनर्जी से फेंकोगे बॉल को कि वो बास्केट में जाए। तो हमें कितनी एनर्जी की रिक्वायर है, कि हमें इतनी एनर्जी की रिक्वायर है कि इसमें तो जितनी एनर्जी है उतनी है, इसको इतनी एनर्जी से पहुंचे कि इस एनर्जी लेवल, यानी कि इन दोनों के डिफरेंस के बराबर एनर्जी से फेंके। तो यानी कि अगर मैं किसमें हूं, मेरे पास बॉल है और बॉल को मुझे ऊपर फेंकना है, तो ऊपर फेंकने के लिए मैं कितनी एनर्जी लगाऊं, और यहां भेजना है तो इन दोनों के डिफरेंस की, यानी कि E2 माइनस E1 इक्वल टू 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर मैं एनर्जी इसे दूंगा, तो ये E1 से कहां पहुंच जाएगा, E2 में पहुंच जाएगा। जहां भी मुझे फेंकना उतनी ही एनर्जी दूंगा जिस एनर्जी स्टेट में मुझे पहुंचाना है। जैसे कि यहां से E1 में E2 में पहुंचाने के लिए कितनी, 7 इलेक्ट्रॉन। तो इन ऑर्बिट को ही क्या बोलते हैं हम, लेवल बोलते हैं। तो पहली बात क्लियर होनी चाहिए, है ना। फिर इसके बाद हम, ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रोसेस। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखो भाई, अब ये हम जो रेडिएशन डाल रहे हैं, ये जो फोटोन डाल रहे हैं, हम उतनी एनर्जी का डालेंगे, उतनी एनर्जी का फोटोन हम इंसिडेंट करेंगे जितनी एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है। क्लियर है। अब ये जो मेटल है, हम जो एनर्जी रेडिएशन डाल रहे हैं, किस पे डाल रहे हैं, हम जो रेडिएशन डालते हैं किस पे डालते हैं, इलेक्ट्रॉन पे डालते नहीं, किस पे डालते हैं, मटेरियल पार्टिकल पे डालते हैं, मटेरियल पे डालते हैं। ये मटेरियल है, हम क्या करेंगे, इस मटेरियल पर कोई भी रेडिएशन डालेंगे, फोटोन डालेंगे, यानी कि फोटोन hν एनर्जी का फोटोन डालेंगे, जितनी एनर्जी चाहिए। hν क्या है, hν वो एनर्जी है जितनी हमें रिक्वायर्ड है, जितनी एनर्जी हमें चाहिए, हमने उतनी एनर्जी का इस पे इलेक्ट्रॉन डाल दिया। अब ये सब में तो डालेंगे नहीं, क्या करेंगे हम इसके लिए, इसका एक क्या ले लेते हैं हम, यूनिट वॉल्यूम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, पूरे मटेरियल का क्या ले लेते हैं, यूनिट वॉल्यूम ले लेते हैं। और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहते हैं हम, एनर्जी डेंसिटी। यहां पर हम किससे डिनोट करेंगे उसे, न्यू से। तो न्यू क्या होगा आपका, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी, क्योंकि भाई पूरे मटेरियल पे तो कंसीडर करेंगे, हम क्या करेंगे, उसका एक यूनिट वॉल्यूम ले लेंगे। तो एनर्जी जो इंसिडेंट हो रही है कितनी, किस पर इंसिडेंट हो रही है, एक यूनिट वॉल्यूम पर। और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या बोलेंगे, एनर्जी डेंसिटी। उसको किससे डिनोट करा गया, एनर्जी डेंसिटी को यहां पर यूनिव से। तो यूनिव इक्वल टू क्या हो गया यहां पर, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो जब हम रेडिएशन को डालते हैं
तो हम जब किसी रेडिएशन को किसी मटेरियल पर डालते हैं तो किसकी फॉर्म में एनर्जी को कंसीडर करते हैं हम? एनर्जी डेंसिटी। तो किस पर डिपेंडेंसी हो जाएगी आपकी? अब एनर्जी डेंसिटी पर डिपेंडेंसी हो जाएगी। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं भाई। अब आपके पास हम डिस्कस करते हैं इसका फर्स्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन क्या है? मान लो आपके पास दो एनर्जी स्टेट है, ये आपकी E1 एनर्जी स्टेट है और ये आपकी E2 एनर्जी स्टेट है। मोस्टली हमें पता है एटम्स कहां होते हैं हमारे? ग्राउंड एनर्जी स्टेट में होते हैं। मोस्टली एटम कहां पाए जाते हैं? ग्राउंड एनर्जी स्टेट में माने जाते हैं। तो हमने E1 को मान लिया ग्राउंड एनर्जी स्टेट एंड E2 इज द एक्साइटेड एनर्जी स्टेट। अब हमारे पास बॉल है, हमें बॉल को बास्केट में डालना है, तो उतनी एनर्जी से फेंकेंगे। तो मुझे कितनी एनर्जी की रिक्वायर है? मैं कितनी एनर्जी दूं कि इस इलेक्ट्रॉन को, इस को कितनी एनर्जी दूं? hν। और hν किसके बराबर होनी चाहिए? मुझे यहां पहुंचाना है, इतनी है, तो किसके बराबर होनी चाहिए? E2 माइनस E1 के बराबर। यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को मैं hν एनर्जी दूं और hν कितनी होनी चाहिए? इन दोनों एनर्जी डिफरेंस के बराबर, E2 माइनस E1 के बराबर हो। तो ये इलेक्ट्रॉन या एटम यहां से एनर्जी को लेकर क्या करें? बॉल को फेंका, एनर्जी लगाई, बॉल उस एनर्जी को लेकर क्या चली जाएगी? ऊपर की एनर्जी स्टेट में, इस एनर्जी स्टेट में चली जाएगी। इसी प्रोसेस को अब ये क्या कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। क्या कर रहा है? एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करके कहां चला गया? E2 में चला गया। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। क्या बोलते हैं इसे हम? एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चले जाना, दिस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। अब देखो भाई, अब जा रहा है इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? किस पे डिपेंड कर रहा है? एनर्जी पर। और एनर्जी अगर हम किसी, अब एक लेवल की तो बात कर नहीं रहे, हम किसकी बात करेंगे? मटेरियल की बात करेंगे। और जब मटेरियल पे डालेंगे तो किस पे डिपेंड करेगी? प्रोबेबिलिटी ग्राउंड स्टेट, प्रोबेबिलिटी 1 से 2 में जाने की किस पे डिपेंड कर रही है? यहां पर किसके कारण जा रहा है? एनर्जी के कारण। और सिस्टम की बात करेंगे तो हम क्या लेंगे? एनर्जी डेंसिटी। तो किस पे डिपेंड कर रही है आपकी? U न्यू, जो कि क्या है? एनर्जी डेंसिटी। तो प्रोबेबिलिटी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने की इलेक्ट्रॉन की किस पे डिपेंड कर रही है आपकी? एनर्जी डेंसिटी U न्यू। तो आइंस्टीन ने कहा भाई P12 इक्वल टू, यहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लिया, जिसे बोलते हैं हम B12 U न्यू। क्या बोलते हैं हम उसे? B12 U न्यू। क्या बोलते हैं? B12 U न्यू। और B12 क्या कहते हैं हम? B12 इज द प्रोपोर्शनलिटी नोन एज आइंस्टीन B coefficient of absorption of radiation. B12 is the proportionality constant and known as Einstein B coefficient of absorption of radiation. क्लियर है? अभी ये प्रोबेबिलिटी है P12। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी मान लिया, लेट अस कंसीडर कि ग्राउंड स्टेट में N1 इलेक्ट्रॉन है। टोटल पार्टिकल कितने हैं ग्राउंड स्टेट में? कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास? N1 इलेक्ट्रॉन है। अब N1 में से प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? N1 की ऊपर जाने की, यानी कि जितने ऊपर जा रहे हैं, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी P12 1 से 2 में जाने की इक्वल टू नंबर ऑफ, यानी कि हम क्या करना चाह रहे हैं? हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन हमारे ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गए हैं उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी? नंबर ऑफ एटम ग्राउंड स्टेट गोइंग फ्रॉम 1 to 2, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन 1 से 2 में जा रहे हैं वो अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ एटम गोइंग फ्रॉम, कहां से? गोइंग फ्रॉम लेवल 1 to 2, 1 से कहां जा रहे हैं? 2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ एटम्स। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने माने हमने? N1। भाई यहां से जितने इलेक्ट्रॉन गए हैं, जितने एटम्स गए हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? वो जितने गए हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ एटम्स। N1 को इधर ले आओ, तो N1 P12 इक्वल टू कितना हो गया? नंबर ऑफ एटम गोइंग फ्रॉम 1 to 2। P12 की वैल्यू यहां से पुट कर दो, तो N1 B12 U न्यू इक्वल टू कितना हो गया? नंबर ऑफ एटम गोइंग फ्रॉम 1 to 2। यानी कि हमने क्या कैलकुलेट कर लिया? हमने नंबर ऑफ
एटम कैलकुलेट कर लिए जो एनर्जी को एब्सॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट से कहां जा रहे हैं, एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं, और दिस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन के लिए क्या करोगे, लेट अस कंसीडर टू एनर्जी स्टेट, लेट अस कंसीडर टू एनर्जी स्टेट E1 and E2 which having number of atoms N1 in ground state E1 and N2 in excited state, that is E2. Let us consider two energy state E1 and E2 having number of atom N1 and N2 respectively. Now a photon of energy h nu, that is equal to E2 minus E1, is given to the ground state atoms, then it absorbs this energy and go into the excited energy state. Then the probability from 1 to 2, the probability from 1 to 2 depends upon the energy density of incident photon, that is P12 proportional to U nu. प्रोपोर्शनल आ गया तो यहां पे क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट P12 U, where B12 is the proportionality constant, where B12 is the proportionality and constant and known as Einstein B coefficient of absorption of radiation. Clear है? Now the probability of atom which are going from energy level 1 to 2 is P12 equal to number of atom in ground state to from this N1 को इधर ले आए, P12 की वैल्यू रख दी, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई, और इसी को क्या बोलते हैं हम, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। अब हमारे पास दूसरा है स्पॉन्टेनियस एमिशन। हम इसको दो तरीके से समझते हैं भाई। अब हमारे पास दो तरह के मटेरियल होते हैं, एक मटेरियल ये है और एक मटेरियल ये है। एक को बोलते हैं हम नॉर्मल मटेरियल और एक को क्या बोलते हैं, एक्टिव मटेरियल। दो टाइप्स के मटेरियल होते हैं, नॉर्मल मटेरियल और एक्टिव मटेरियल। नॉर्मल मटेरियल जो होते हैं, इसकी जो एक्साइटेड स्टेट है उसका लाइफ टाइम होता है 10 to the power -8 सेकेंड। कितना लाइफ टाइम होता है, 10 to the power -8। एक्टिव मटेरियल जो है उनकी जो एक्साइटेड स्टेट है उसका लाइफ टाइम होता है 10 to the power -3 सेकेंड। It also consists the energy level whose lifetime is 10 to the power -8 सेकेंड। यानी कि इसमें दो तरह की एनर्जी स्टेट होती है एक्टिव मीडियम में, वो जिनका लाइफ टाइम कितना होता है 10 to the power -8 सेकेंड, और एक वो जिनका लाइफ टाइम कितना होता है 10 to the power -8 सेकेंड। तो इस स्टेट को हम बोलते हैं मेटा स्टेबल स्टेट। क्या बोलते हैं इसे हम, मेटा स्टेबल स्टेट। तो क्वेश्चन भी आता है कि 2 नंबर में कि भी मेटा स्टेबल स्टेट क्या है, तो वो स्टेट जिसका लाइफ टाइम कितना हो 10 to the power -3 सेकेंड हो, और एक्साइटेड स्टेट के लाइफ टाइम से कितना ज्यादा हो गया, ये कितना ज्यादा हो गया, ये कितना ज्यादा है 10 to the power 5 सेकेंड। कितना ज्यादा, 10 to the power 5 सेकेंड ज्यादा हो, उस स्टेट को हम क्या बोलेंगे, तो मेटा स्टेबल स्टेट। That state whose lifetime is 10 to the power -3 second and it is greater than the lifetime of excited state, that is 10 to the power 5 times greater। क्लियर भाई, उस स्टेट को बोलते हैं मेटा स्टेबल स्टेट। तो हमारे दो हो गए, ये E1 हो गया और ये हमारी, ये थोड़ा छोटा बना देते हैं, ये हमारी E2 हो गई। यहां पर भी ले लिया हमने, ये हमारा E1 हो गया और ये हमारी E2 हो गई। हमने माना इसका लाइफ टाइम कितना 10 to the power -8 सेकेंड और इसका लाइफ टाइम कितना 10 to the power -3 सेकेंड। ये एक्साइटेड, ये मेटा स्टेबल स्टेट। अब हमने वही जो बॉल, पहले बॉल कहां थी, पहले बॉल ग्राउंड में थी, उसी बॉल को हमने एनर्जी दी, एनर्जी देकर ऊपर भेजा, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। अब वो एनर्जी लेके जो गया, बॉल जो गई, मान लो वो बॉल पेड़ पे अटकी, किसी पेड़ पर अटक गई। अब उसके दो प्रोसेस है, या तो वो अपने आप आ जाए या हम पेड़ को हिलाकर या कुछ एनर्जी देकर उसे नीचे ले आए, तो वो दोनों प्रोसेस यहां पर डिस्कस करेंगे। मान लो अब वो बॉल, मैंने कोई बॉल ली, ऊपर फेंकी, तो ऊपर जाकर थोड़ी देर रुकती है वो, और फिर स्वयं ही क्या आती है, नीचे आ जाती है। तो कितनी देर तक रुकती है वो, 10 to the power -8 सेकेंड। उसके बाद क्या करेगी वो,
ये नीचे जंप कर जाएगी, यानी कि अब एटम हमारा कहां पहुंच चुका है, एक्साइटेड स्टेट में। एटम कहां पर है वो हमारा, एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में उसका लाइफ टाइम कितना है, 10⁻⁸ सेकेंड। लाइफ टाइम का मतलब क्या है कि वो एक्साइटेड स्टेट जो है उस एटम को सिर्फ 10⁻⁸ सेकेंड तक ही रोकेगी, फिर उसे कहां भेज देगी, ग्राउंड स्टेट में। और जितनी एनर्जी थी वो उसकी प्रॉपर्टी है, उस एनर्जी को वो क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। कितनी एनर्जी थी उसके पास, hν, और hν इक्वल टू कितना था, E2 - E1। आपने कितनी एनर्जी देकर भेजा था उसे, E2 - E1 एनर्जी देकर भेजा था। उसी एनर्जी को वापस आते टाइम क्या कर देगा, वो रिलीज कर देगा। तो ये जो प्रोसेस है जो अपने आप हो रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड कर रहा है, एनर्जी लेवल के कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड कर रहा है। उसे क्या बोलते हैं हम, स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन क्या हुआ, स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन वो रेडिएशन जब एटम्स कहां होता है, आपका एक्साइटेड स्टेट में होता है, और 10⁻⁸ सेकंड के बाद अपने आप ही वो कहां आ जाए, ग्राउंड स्टेट में जंप कर जाए, और जितनी एनर्जी उसने ऑब्जॉर्व करी थी उसको क्या कर दे, वो एमिट कर दे। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन। इसे कैसे लिखेंगे, हियर वी कंसीडर टू एनर्जी स्टेट E1 एंड E2। हियर द एटम इज इन excited state whose lifetime is 10⁻⁸ second. After 10⁻⁸ second, atoms jump into the ground energy state and emits a photon of same energy equal to hν equal to E2 - E1। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई, प्रोबेबिलिटी कहां से, 2 से 1 में, इसको मैंने डैश मान लिया, इसको मैंने क्या मान लिया, क्योंकि 2 से 1 में आने की ये भी प्रोबेबिलिटी, 2 से 1 में आने की ये भी प्रोबेबिलिटी, तो इसको मैंने डैश मान लिया। P21 प्रोबेबिलिटी 2 से 1 में आने की किस पे डिपेंड कर रही है, किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रही है। किस पे डिपेंड, कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड कर रही है। इस एनर्जी लेवल पे किस पे डिपेंड कर रही है, कैरेक्टरिस्टिक पर। और जब कैरेक्टरिस्टिक पर डिपेंड लगती है तो हम क्या लेते हैं, सिर्फ कांस्टेंट लेते हैं। तो P21 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A21। कितना हो जाएगा आपका, A21। एंड दिस कोएफिशिएंट A21 इज द आइंस्टीन कोएफिशिएंट and known as Einstein A coefficient of spontaneous emission of radiation, where A21 is the Einstein coefficient and no Einstein coefficient of A of spontaneous emission of radiation। अब जो हमने बॉल फेंकी वो पेड़ पे अटक गई, अपने आप वापस नहीं आ रही है, तो क्या करोगे, उसे एनर्जी दोगे। एनर्जी दोगे तो उस एनर्जी के कारण वो क्या होगी, नीचे आ जाएगी ग्राउंड एनर्जी स्टेट में। अब दूसरा प्रोसेस, यहां पर मान लो धीरे धीरे क्या हो रहा है, यहां पर धीरे धीरे एटम्स एक्साइटेड स्टेट में पहुंचते जा रहे हैं। अब जब ये एक्साइटेड स्टेट में बहुत ज्यादा एटम हो जाएंगे तो धीरे धीरे नीचे भी आएंगे। तो ये फोटोन जो एमिट कर रहे हैं, ये फोटोन डिफरेंट डायरेक्शन में एमिट कर रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। तो ये जो फोटोन एमिट हो रहे हैं, लार्ज नंबर ऑफ फोटोन जो एमिट हो रहे हैं एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने पर, वो डिफरेंट फेस में है, डिफरेंट फेस में। उनका फेस क्या होगा, भाई ये यहां है, दूसरा ऐसे जाएगा, तीसरा ऐसे जाएगा, तो इनका फेस क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इसको हम बोलते हैं इनकोहेरेंट एमिशन। ये एमिशन क्या कहलाएगा हमारा, इनकोहेरेंट एमिशन। यानी कि स्पॉन्टेनियस एमिशन जो हो रहा है, जिसे हम स्पॉन्टेनियस एमिशन को डिस्कस कर रहे हैं, वो क्या है आपका, इनकोहेरेंट। क्योंकि जो ये फोटोन जो एमिट हो रहे हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक दूसरे से डिफरेंट फेस। कोहेरेंट क्या होते हैं, जो एक फिक्स, उनके बीच में फेस डिफरेंस क्या हो, कांस्टेंट। यहां पर क्या है, फेस डिफरेंस कांस्टेंट है, इसलिए क्या बोलते हैं हम, इनकोहेरेंट एमिशन। अब तीसरा प्रोसीजर ये आ गया। अब एटम्स हमारा कहां आ गया, यहां आ गया 10⁻³ सेकंड वाले में। अब इसका लाइफ टाइम इससे ज्यादा है, इसका लाइफ टाइम 10⁻³ सेकंड, इसका लाइफ टाइम इससे कितना ज्यादा है, 10⁵ सेकंड। इससे इसका लाइफ टाइम क्या है भाई, ज्यादा है। हमें क्या चाहिए, हमें तो प्रोसेस ऐसा चाहिए कि लगातार पार्टिकल ऐसे जाए, नीचे आए, नीचे से फिर एक्साइटेड स्टेट में जाए, एक्साइटेड स्टेट ग्राउंड स्टेट में आए, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाए। लेकिन यहां पर क्या होगा, पार्टिकल धीरे धीरे क्या होंगे, बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि लाइफ टाइम क्या है, ज्यादा है, यहां पर ज्यादा देर तक रुक रहे हैं। तो धीरे धीरे पार्टिकल क्या हुए, मेटास्टेबल स्टेट में पार्टिकल क्या होने लगे, इकट्ठे होने लगे। तो एक कंडीशन ऐसी आ गई, जब ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएंगे, आपके कम हो जाएंगे, और एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा हो जाएंगे। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा पाए जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ पार्टिकल कम पाए जाते हैं। तो उस कंडीशन को जब एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाए, नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा हो जाए, N2 और इसमें है N1। नॉर्मली क्या होता है, N1 इज ग्रेटर देन N2,
यानी कि ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होते हैं एक्साइटेड स्टेट से, लेकिन अब क्या कंडीशन हो गई, N2 इज ग्रेटर देन N1, यानी कि जब ये कंडीशन हो जाए तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या हुआ, व्हेन द नंबर ऑफ एटम्स in excited state greater than the ground state, then this condition is known as population inversion। यानी कि जब excited state में number of atom ground state से ज्यादा हो जाएंगे, N2 greater than N1 हो जाएगा, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम, population inversion। That condition is known as population conversion। तो व्हाट इज, दो नंबर में पूछ लिया था कि population inversion क्या है, when the number of atom in excited energy state becomes greater than the ground energy state, that is N2 greater than N1, then this condition is known as population inversion। अब यहां पर नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा हो गए, हमें क्या करना है, हमें तो भाई ऐसा करना है कि लगातार फोटोन जाएं, नीचे आए, नीचे से ऊपर जाए, ऊपर से नीचे आए, ये लगातार प्रोसेस चलता रहना चाहिए, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड में, एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में। तो हम क्या चाहेंगे, हम ये चाहेंगे कि 10⁻³ सेकंड या 10⁻⁸ सेकंड से भी पहले क्या आ जाए, एटम्स ग्राउंड स्टेट में आ जाए। अब जो बॉल पेड़ पे अटक रही थी, हम क्या चाहेंगे, अपने आप आए, तो इंतजार थोड़ी करेंगे, हम क्या करते हैं, उसे या तो पेड़ को हिला देते हैं या कुछ पत्थर या कुछ करके एनर्जी देकर उसे नीचे बुला देते हैं, कि जल्दी से जल्दी वो कहां आए, ग्राउंड स्टेट में आए। दूसरे, समझ में आया। तो पहला एक बॉल है, बॉल को हमने एनर्जी दी, ऊपर फेंका, दिस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। अब वो बॉल किसी पेड़ पे अटक गई, अब पेड़ पड़ गई, या तो वो बॉल अपने आप आ जाए, जब अपने आप आएगी तो उसे बोलेंगे हम स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन, और जब उसे हम एनर्जी देके बुलाएंगे उसे बोलेंगे हम स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। एक दूसरा एग्जांपल से देखो, मान लो कोई फंक्शन है ना, और उस फंक्शन में कोई भी मेहमान है हमारा, जिससे रिलेटिव है, वो गुस्सा हो गया क्या होगा भाई, वो ऊपर जाके बैठ गया। तो हम क्या करेंगे, हम उसी मेहमान को उसके पास भेजेंगे जिससे उसकी फ्रीक्वेंसी मैच करती हो, यानी कि उसकी सेम एनर्जी का हो। जब हो जाएगा तो उसे मना के नीचे ले आएगा। यानी कि अब हमें क्या करना है, जो ये एक्साइटेड स्टेट में बैठे हुए हैं, इन्हें जल्दी से जल्दी नीचे आना है। तो जल्दी से जल्दी नीचे लाने के लिए क्या करेंगे, हम जितनी एनर्जी का फोटोन हमने, इसके पास एनर्जी थी, इसके पास कितनी एनर्जी है, E2 - E1 hν, उतनी ही एनर्जी का फोटोन हमें इनको मनाने के लिए भेजा, E = hν = E2 - E1, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जिससे मैच करेगी उतना ही उस पेड़ पर हम उतनी ही एनर्जी तो लगाएंगे जिससे कि वो बॉल नीचे आ जाए। ज्यादा एनर्जी हमारी वेस्ट क्यों करेंगे हम, ऐसे ही उतनी ही फ्रीक्वेंसी की हमने इसको एनर्जी उसको दे दी। अब ये क्या करेगा, इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा, कोलिजन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन लगाएगा, जिसके कारण ये फोटोन क्या होगा, 10⁻⁸ सेकंड से पहले क्या होगा, 10⁻³ सेकंड से पहले क्या होगा, ग्राउंड स्टेट में जंप हो जाएगा। हमें तो पहले जंप कराना है, तो पहले ही इस फोटोन के कारण क्या हुआ, ग्राउंड स्टेट में जंप कर दिया, इसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाया इसके पास और इसको अपनी तरफ खींच लिया। अब इसके पास ऑलरेडी एक फोटोन था, एक फोटोन हमने दिया, तो हमें कितने फोटोन मिल गए, अब 2 फोटोन, कितने, सेम एनर्जी के, कितनी एनर्जी के, सेम एनर्जी के, और दोनों क्या हैं, सेम फेस पर है, दोनों एक दूसरे से क्या हैं, सेम फेस पर हैं। तो इस प्रकार के इस बार के एमिशन को क्या बोलते हैं हम, कोहेरेंट एमिशन। क्या बोलेंगे हम, कोहेरेंट एमिशन। कोहेरेंट एमिशन क्योंकि सब क्या, फिर अब दो फिर टकराएंगे, टकराकर वापस आएंगे, 2 से कितने डेवलप होंगे, 4 से 8, इसी तरह से हमें क्या मिलेंगे, कोहेरेंट लाइट मिलती चली जाएगी, वो सुपर इंपोज करके हमें हाईली इंटेंस लेजर लाइट मिल जाती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब यहां पर देखते हैं, अब ये जो हमारा पार्टिकल, ये जो हमारा, इसकी प्रोबेबिलिटी मैंने मान ली P'(2)1, यानी कि 2 से नीचे आने की, लेकिन अब ये अपने आप नहीं आ रहा, क्या कर रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, और एनर्जी किसको दे रहे हो, मटेरियल को दे रहे हो, यानी कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि किस पर डिपेंड करेगा, एनर्जी डेंसिटी पर। तो P'(2)1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका हो गया, एनर्जी डेंसिटी, जितनी एनर्जी दोगे उस पर डिपेंड करेगा एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, उस पर डिपेंड कर रहा है। फिर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, P'(2)1 इक्वल टू कितना आ गया यहां पर, B'(2)1 UU, and B'(2)1 is the proportionality constant and known as Einstein B coefficient of stimulated emission of radiation, B coefficient of stimulated emission of radiation। टोटल कितना होगी, टोटल प्रोबेबिलिटी,
अब हमारे पास जो पार्टिकल हैं एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में दो तरीके से आ रहे हैं, एक तो अपने आप आ रहे हैं, एक हम लेके आ रहे हैं। तो ऊपर से आने की कंडीशन कितनी होगी? दो। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? दोनों के सम के बराबर। एक तो स्पॉन्टेनियस एमिशन के कारण हो रहा है और एक स्टिमुलेटेड एमिशन के। तो टोटल प्रोबेबिलिटी P21 इज इक्वल टू द सम ऑफ P21 डैश प्लस P21 डबल डैश, यानी कि स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन के सम के बराबर हुई। अब इसे कैसे लिखेंगे स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन को? हियर वी कंसीडर N2 number of atom in excited state, then when a photon of same energy is given to the atom of an excited energy state, then it apply a attraction or repulsion force due to which its jump into the ground energy state before the lifetime of excited state. It means that we get two photon of same frequency and same phase. That is, the emission is known as coherent. That is, here the probability of P21 double dash is depends upon the energy density of incident photon. That is, P21 double dash equal to UU. P21 dash equal to B21 UU, where B21 is known as Einstein B coefficient of stimulated emission of radiation. Now, the photon from excited state to ground state comes by two manner. One, spontaneous emission, and then stimulated emission. Then total probability from 2 to 1, P21 equal to P21 dash plus P21 dash. तो P21 equal to P21 dash कितना है? A21 और P21 डबल डैश कितना है आपका? प्लस B21 U न्यू। क्लियर है? यहां तक क्लियर है आपको? इसके बाद P21, ये जो P21 आपने कैलकुलेट किया है, P21 क्या है आपकी? P21 इज द प्रोबेबिलिटी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने की प्रोबेबिलिटी किसकी? नंबर ऑफ पार्टिकल, तो इक्वल टू नंबर ऑफ एटम कम्स फ्रॉम 2 to 1, 2 से 1 में आने, अपॉन टोटल नंबर ऑफ एटम N2। भाई P21 क्या है? एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हो? जितने एटम्स आए अपॉन टोटल एटम, तो नंबर ऑफ एटम्स कम्स फ्रॉम 2 to 1, 2 से 1 में, अपॉन N2 को इधर ले आओ, तो N2 P21 इक्वल टू कितना हो गया आपका? नंबर ऑफ एटम्स कम्स फ्रॉम 2 to 1। क्लियर है? और P21 हम निकाल चुके हैं, ये निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू यहां से यहां रख दो, तो N2 ब्रैकेट में A21 प्लस B21 U न्यू इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स कम्स फ्रॉम 2 to 1। तो हमने क्या निकाल दिया? हमने टोटल आइंस्टीन कोएफिशिएंट निकाल दिए जो हमें डिस्कस करने थे। तो सबसे पहले क्या था? एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन क्या है? एब्जॉर्प्शन रेडिएशन है ग्राउंड स्टेट में एटम होते हैं, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करें, एब्जॉर्ब करके कहां चले जाएं? एक्साइटेड स्टेट में चले जाएं, उसको क्या बोलते हैं हम? एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, यानी कि P2 P12। फिर स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन कौन सा है? कि एटम्स का है हमारा एक्साइटेड स्टेट में है, 10⁻⁸ सेकंड के बाद उनका अपने आप ही ग्राउंड स्टेट में आ जाना क्या कहलाता है आपका? स्पॉन्टेनियस एमिशन। फिर क्या है आपका? स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड एमिशन में क्या चाहते हैं हम? कि एटम्स जल्द से जल्द ग्राउंड स्टेट में आए, उसके लिए क्या करते हैं हम? एक उसी फ्रीक्वेंसी, उसी एनर्जी का क्या करते हैं? उसे फोटोन दे देते हैं, और वो फोटोन उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन लगाता है, जिसके कारण फोटोन उस लाइफ टाइम से पहले ही क्या करता है? ग्राउंड स्टेट में जंप कर देता है, और हमें क्या मिल जाते हैं? एक की जगह 2 फोटोन मिल जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। और इस प्रोबेबिलिटी को क्या बोलते हैं हम? P21। P21 दो तरीके से, स्पॉन्टेनियस अपने आप भी हो रहा है और हम करा भी रहे हैं। और बेसिकली लेजर की प्रिंसिपल क्या है? स्टिमुलेटेड एमिशन, जो कि है जिसे हम जल्द से जल्द उस एटम को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाए, एक्साइटेड से हम तुरंत
ग्राउंड स्टेट में। फिर आता है मेटास्टेबल स्टेट। मेटास्टेबल स्टेट क्या होगी? वो स्टेट जिसका लाइफ टाइम एक्साइटेड स्टेट से ज्यादा हो, यानी कि 10⁵ टाइम्स ज्यादा हो, उस स्टेट को बोलते हैं मेटास्टेबल स्टेट। पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या हो? पॉपुलेशन का इन्वर्स हो जाना। नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ एटम ज्यादा होते हैं। अब एक ऐसी कंडीशन आ जाए जब नंबर ऑफ एटम एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा हो जाए, उसे हम बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन हमेशा कौन सी स्टेट में होता है? मेटास्टेबल स्टेट। पॉपुलेशन इन्वर्जन हमेशा किस स्टेट में होता है? मेटास्टेबल स्टेट। ये था हमारा आज का जो बेसिक अबाउट लेजर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन दीज कोएफिशिएंट ए एंड बी कोएफिशिएंट ऑफ आइंस्टीन। थैंक यू।